हेलो एवरीबॉडी, मैं पंकज सर विनायक लर्निंग क्लासेस से आपके लिए लेके आया हूँ 12th की फिजिक्स का नया सेशन। लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में कुछ टर्म्स पढ़ी थी जिसमें अपन ने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसकी यूनिट पढ़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक को जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो लास्ट बार जब हमने पढ़ा था तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला अपने पास आया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। इस फॉर्मूले के बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ आगे जो अपनी स्टडी होगी इसी फॉर्मूले के बेस पे होगी, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ इसका टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा फ्यूचर में भी ये बहुत काम आने वाला चैप्टर है। तो इस पे देखते हैं अपन। तो अगला जो टॉपिक है, ये जितने भी टॉपिक मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल नोट्स टाइप बना रहा हूं मैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी एक कॉपी परचेस कर लें, उस कॉपी के अंदर विद रिस्पेक्ट टॉपिक टू टॉपिक नोट्स रिटर्न करते जाएं। तो उससे आपके लिए ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी स्टडी भी इससे इफेक्ट नहीं करेगी और आप आगे बढ़ेंगे इससे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दो नाम है इसके और करके। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस अपन ने, जैसे कि एक ले लिया था Q1, एक ले लिया था Q2। दोनों चार्जेस कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखे थे, R डिस्टेंस पे। तो इनके बीच में जो मीडियम था कूलम्ब्स लॉ में, जो अपन ने मीडियम मेंशन करा था वो वैक्यूम या एयर। तो वहां पे अपन ने डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट का यूज करा था। जब मीडियम क्या हो, या तो वैक्यूम हो या फिर क्या हो, एयर। तो यहाँ पे अपन ने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूज करा था। तो अगर यहाँ पे मीडियम अगर वैक्यूम या एयर नहीं होता, कुछ और मीडियम हो सकता था वाटर हो जाता, तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है, या फिर ऑयल हो जाता है, या फिर अदर कोई लिक्विड हो जाता, या कोई गैस हो जाती, तो वहां पे उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज हो जाता। तो इसमें यही स्टडी करेंगे हम। कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसी बेस पे इसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड इसमें जो लिखेंगे अपन, इस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द फोर्स बिटवीन, ये कूलम्ब्स लॉ में अपन ने देखा था, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 and Q2, the force between the charges Q1 and Q2 when they are placed, कहां पे प्लेस्ड है, कूलम्ब्स लॉ में अपन ने जब पढ़ा था, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर अपार्ट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में स्मॉल आर डिस्टेंस पे जब रखा था तो अपन ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इसका फोर्स इस तरीके से, VAC वैक्यूम का। ये वैक्यूम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है अपन जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपन पढ़ चुके हैं, इसको बना देते हैं अपन इक्वेशन को। ये अपना प्रीवियस स्टडी में अपन ने देखा है। तो आगे चलते हैं। एंड द फोर्स
अब यहाँ पे जो फोर्स था वो वैक्यूम में लग रहा था, अब मीडियम की बात होगी, सेम की सेम लाइंस आएंगी, एंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 and Q2, comma, when they are placed at a distance, small r apart. यहाँ पे था इन वैक्यूम, बट यहाँ पे आ जाएगा इन अ मीडियम. मीडियम कोई भी हो सकता है एयर और वैक्यूम को छोड़ के. तो यहाँ पे जब मीडियम आ रहा है तो मे बी एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो अपना एक्सप्रेस हो जाएगा किस तरीके से, MED लगा देंगे, F इक्वल टू MED, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0, Q1 Q2. यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 1/4πε आएगा, नॉट. यहाँ पे ओनली अपन क्या लिख रहे हैं, 1/4πε, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना. Q1 Q2 अपॉन R², और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. यहां तक नोट कर लीजिए आप. यहाँ पे जो एप्सिलॉन है क्या, वो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, आप नोट कर लें. एप्सिलॉन क्या है, ओनली एप्सिलॉन है, नॉट एप्सिलॉन नॉट. वेयर एप्सिलॉन का नाम जो है इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. क्या है ये, वेयर एप्सिलॉन, थोड़ा सा सही लिख देते हैं, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी. परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ठीक है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है एप्सिलॉन आपका, ये आपको पता होना चाहिए. अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, एक इक्वेशन 1 ये रहा, एक इक्वेशन 2 ये. चेंज केवल इतना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन है. तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो देखिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन, तो क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी हैव, देखिए क्या मिलता है अपन को. अगर इक्वेशन 1 को देखिए, इसका LHS और इसका LHS को दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे 1/4πε ओनली Q1 Q2 अपॉन R². ध्यान दीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R² से R² कैंसिल, यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे. देखिए ये 1 के अपॉन में है और ये भी 1 के अपॉन में, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे. तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास जो बचेगा वो ऐसा आ जाएगा, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया. इसको बना देते अपन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसका रेशो, F वैक्यूम और F मीडियम इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन इसका डेफिनेशन, द रेशो, कौन सा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज डिनोटेड, इसको भी किसी ना किसी चीज से डिनोट करना पड़ेगा, इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर. ठीक है, एप्सिलॉन आर. ठीक है, एप्सिलॉन आर क्यों लगाए, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका आर लगाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम
इसको ही क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसके रिस्पेक्ट में, ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ओके, और इट इज डिनोटेड बाय किसी ना किसी चीज से डिनोट करना पड़ेगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल के, ठीक है। और कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल के को कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये जो रेशो है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, ये जो रेशो है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशो है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ही क्या है, एक तरीके से रेशो है। तो अपन यहाँ पे देखिए यूज कर लेंगे इक्वेशन थर्ड, ये आपकी इक्वेशन थर्ड, ये लिखा हुआ, इसको क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ तक मिटा देता हूँ मैं। तो अपन लिख लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 गिव्स, क्या मिल रहा है अपन को इक्वेशन 3 से, अपन बोल रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। या तो आप इसको एप्सिलॉन आर बोल सकते हो, और के कैपिटल के है, ये स्मॉल के नहीं है, और इसकी वैल्यू आप बोल सकते हो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो इक्वल है किसके, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ये आपस में सारे इक्वल है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन बोलने जाएंगे, तो डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि किसका रेशो होता है, कि ये रेशो होता है जो फोर्स एक्ट होता है किसमें, किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी वैक्यूम के अंदर जो फोर्स एक्ट होता है उसका और उस मीडियम के फोर्स का जो रेशो होता है उसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहां से अगर अपन इस के इक्विवेलेंट लेके इसका मल्टीप्लाई इधर से इधर करते हैं, तो देखिए क्या होता है, आल्सो अगर इसका मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं अपन, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें बताऊंगा क्या आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टर्म इंपॉर्टेंट है, तो ये टर्म आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। के इक्वल टू आपके पास जो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का कैपिटल के है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर से इधर कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो थी अपनी, वो आपको पता है वो अपनी थी एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 ये थी, तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपके पास एफ मीडियम इक्वल टू जो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका मेन फॉर्मूला है। जब कभी भी किसी चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और वहां पे कोई मीडियम आ जाता है, कोई दूसरा मीडियम वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर। बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि के कहां से आया, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगर एयर मीडियम होता है या वैक्यूम होता है तो के की वैल्यू 1 होती है, अगर वाटर होता है तो 80 होती है। इसका पूरा लिस्ट है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो ये टॉपिक है, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड अपना चलेगा पूरा। तो कूलम्ब्स लॉ मैंने बोला था कि ये कंसेप्ट है, इसका जो फॉर्मूला है यही आगे आपके पूरे फेज में चलेगा। लास्ट तक, जहां तक अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहां तक आपको कूलम्ब्स लॉ की याद आती रहेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आगे जाके थोड़े कंसेप्ट चेंज होंगे। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म।
कूलम्ब्स लॉ किस में चाहिए अपन को, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, आपने पढ़ चुके हैं। डायग्राम देख लीजिए इसका, कुछ भी नहीं डायग्राम में, वही सेम डायग्राम है। वेक्टर फॉर्म बोलने से क्या हो जाएगा, बस केवल आपको इतना ध्यान देना है कि वेक्टर फॉर्म की वजह से यहाँ पे पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा डायरेक्शन के ऊपर। ये आप सब लोगों को पता है कि वेक्टर जब आता है तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये ए है, ये बी है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है। यहाँ पे से फोर्स या तो दोनों अंदर लग सकते हैं या दोनों आउट भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज Q1 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अपार्ट है वो कितना है, स्मॉल r है। और यहाँ पे अपन बोल देते हैं कि इस पॉइंट का जो यूनिट वेक्टर है, मतलब जो फोर्स इधर से 1 से 2 की तरफ भी लग सकता है और 2 से 1 की तरफ भी लग सकता है। तो एक फोर्स तो आपका इस साइड जो लगेगा वो 1 2 लगेगा, मतलब 1 से 2 की तरफ इस चार्ज के कारण इस पे लगेगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू Q2। और यहाँ पे एक फोर्स जो लगेगा वो आपका लगेगा F21, ये इधर से इधर लगेगा, इस चार्ज से इस पे लगेगा। और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आपको ध्यान रखना है R∩12, और इसका यूनिट वेक्टर है R21 कैप। कैप जिसके ऊपर भी लग जाता है दैट मीन्स यूनिट वेक्टर। कहीं पे भी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ था दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, दैट इज कैप से डिनोट किया जाता है यूनिट वेक्टर। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन इसका डिस्क्रिप्शन आप इस फॉर्मूले को देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखेंगे आप तो इसका डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, और ये R जो था आपका वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बता रहा है इन दो चार्जों के बीच का। ठीक है, तो अपन लिख लेते, देखिए क्या है कंसीडर कर रखा है अपन ने, क्या कंसीडर कर रखा है, दैट 2 क्या है यहाँ पे, टू लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस है, अनलाइक भी ले सकते हो। टू लाइक चार्जेस है Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 दो लाइक चार्जेस है प्रेजेंट एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट है आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये अपने मन से आप डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे ही। अगर आपको समझ में आ गया तो डिस्क्रिप्शन आप खुद का सेल्फ बना सकते हो, ये आपको आना चाहिए एग्जाम में। अगर आप डायग्राम आपके माइंड में अगर क्लियर है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये तो बहुत आसान है फिर। तो यहाँ पे अपन ने कंसिडर कर लिया दैट द टू लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 प्रेजेंट एट अ पॉइंट A एंड B। ठीक है, इन वैक्यूम, यहाँ पे अपना वैक्यूम मीडियम ही चल रहा है, वैक्यूम एट अ डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r अपार्ट। ठीक है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r अपार्ट। ठीक है, सॉरी, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r apart will exert equal repulsive। देखिए, जब कभी भी लाइक चार्ज होते हैं रिपल्सिव फोर्स ईच अदर। देखिए, आपको सबको पता है कि जब कभी भी लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब सेम चार्ज है, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। तो अपन यहाँ पे लेट कर रहे हैं, देखिए ये अपना पैरा हो गया। आगे देख लेते हैं क्या लेट करना है। एक और लेट फोर्स मेंशन होगा वही F12 वेक्टर, ये रहा। वेक्टर सिंबल लगाना जरूरी है क्योंकि अपन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। बी द फोर्स, ये क्या है, इसका फोर्स है ऑन चार्ज Q1। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है कहां पे लग रहा है, चार्ज Q1 के ऊपर लग रहा है, ड्यू टू चार्ज Q2। किसके कारण, चार्ज Q2 के। ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q2 एंड F21 की बात करेंगे, ये तो F12 हो गया। बी द फोर्स ऑन चार्ज, जस्ट उल्टा लिखना है इसका, Q2 ड्यू टू
चार्ज Q1। ठीक है, यहाँ पे सेम का सेम है, देखिए वही लाइन सेम रिपीट होगी। लाइट F12, ये जो फोर्स लग रहा है Q1 पे लग रहा है ड्यू टू किसके कारण, Q2 के कारण। और F21 चार्ज Q2 पे लग रहा है किसके कारण, Q1 के कारण। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो यहां तक आप लिख लीजिए, आगे देखते हैं। मिटा देता हूं मैं, आगे देखते हैं। आगे ये दो फोर्सेस जो लग गए हैं, तो आपको पता है कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, माइंड में सोचिए आपके कूलाम्स लॉ क्या होता है। कूलाम्स लॉ आपका होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, कूलाम्स लॉ होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। और ये अपने लिखा है ना यहाँ पे Q1 ड्यू टू Q2, और ऐसे भी लिख देते हैं Q2 ड्यू टू Q1, ब्रैकेट में लिख देते हैं। और ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वही बात है। इज गिवन बाय, किसके इक्वल है, गिवन बाय, डायरेक्ट आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको नोट करते जाइए। डायरेक्ट आप लिख देंगे मैग्नीट्यूड किसका, F12 का इक्वल होगा F21 के। कितना आएगा आपके पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये दोनों आपस में फोर्सेस आपस में इक्वली रहेंगे। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स है और दोनों इक्वली लग रहे हैं, और यहाँ पे ये फॉर्मूला इसके इक्वलेंट रहेगा। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यूनिट वेक्टर्स को भी शो करना पड़ेगा। अब ये दोनों तो इक्वल बता दिए हैं अपन ने, तो आगे देखिए, जो आपका डायग्राम बनाया था, तो उस डायग्राम के अंदर अपन ने कुछ यूनिट वेक्टर शो करे थे। एक तो R12 कैप और एक R21 कैप अपन ने शो करा था। तो अब उनकी भी बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट R12 कैप बी अ यूनिट वेक्टर, pointing from charge Q1 and Q2, किसकी तरफ पॉइंटेड है वो, एंड R21 कैप, R12 कैप तो हो गया पॉइंटिंग टू द चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 से किधर जा रहा है, Q2 की तरफ जा रहा था। और R21 बी अ यूनिट वेक्टर, सेम लाइन लिखनी है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज। देखिए सेम की साइन लाइन रिपीट हो गई, बस यहाँ पे Q2 से Q1 आ जाएगा, 2 से 1 की तरफ, तो 2 से 1। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया एज द, आगे देखिए, एज द फोर्स F12 वेक्टर, एक फोर्स तो आपका F12 वेक्टर है, इज अलोंग किसका, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इज अलोंग, किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन आपको कैप डायरेक्शन देखना पड़ेगा। इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, जो आपका यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब डायग्राम बनाया था तो उसमें मैंने बताया था, ये आपका Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये R12 हो गया, ये कैप, और ये R21 हो गया, ये R डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का। तो इसका जो F12 है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो किस
यूनिट वेक्टर की तरफ है, इस यूनिट वेक्टर की तरफ है। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर कैप 2 1। तो वी हैव क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे, अगर आपका डायरेक्शन अगर ये आ जाता है तो आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्शन आपका 1 2 की तरफ है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, फॉर्मूला जो आपको लिखना है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का, वो आपका आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लग जाएगा आपका 2 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ये आपका वेक्टर फॉर्म का एक फोर्स आ चुका है। सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं आप सेकंड वाला, ऐसे कैसे आप आल्सो सेम का सेम रिपीटेशन ऐसा कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो एस आल्सो एज द, एक और फोर्स जो अपना है उसका नाम क्या है, फोर्स वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर अपने पास यहाँ पे F21 वेक्टर, ठीक है। F21 वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन, is along the direction is along the direction, किस डायरेक्शन में, is along the direction of यूनिट वेक्टर। देखिए सेम की सेम लगे, एज द फोर्स, ये पूरी लाइन सेम है, यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा R21 R12, क्योंकि उसका डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे अपन को जो मिलेगा वी हैव, तो अपने पास जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे वो आपके पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो F21 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप कैप लगा के 1 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बस यहीं पे अपना जो रिजल्ट है वो निकल जाता है। तो अपन क्या लिख देंगे लास्ट में, द इक्वेशन 2 and 3, कौन कौन सी इक्वेशन 2 and 3 एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ कौन सा फॉर्म था ये, इन वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में थी कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर थी। तो यहां पे आप इसको नोट कर लीजिए पूरा कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन 2 और 3 के अंदर शो हो रहा है। जब फोर्स इधर से इधर लगेगा तो ये वाला आ जाएगा, और जब फोर्स 2 से 1 की तरफ लगेगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेस करके किसको, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा अलग टाइप का है कि जैसे कि चार्जेस हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। दैट मीन्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, बट पूरे सरफेस पे अलग अलग, सरफेस पे अलग अलग तरीके से है। सोच लीजिए ये पेन है, तो ये पेन क्या है, एक लाइन फॉर्म में, तो ये लीनियरली यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब पे इक्वली। जैसे कि डस्टर है, तो ये डस्टर क्या है, एक सरफेस के फॉर्म में, तो इस पे सरफेसली डस्टर पे होगा, या फिर कोई एक बॉल लिया गया, स्पीयर लिया गई, तो वहां पे आपके वॉल्यूमली होगा। तो यहाँ पे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं वो 1D में भी हो सकता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन भी हो सकता है। जैसे किसी सरफेस के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर ले लीजिए तो ये 2 डायमेंशन हो गया XY एक्सिस में, और या फिर 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। तो या तो वहां पे 3 डायमेंशन 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो वही चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन अपन अब आगे पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो है आपका है, अगला टॉपिक लिखिए कंटिन्यूअस। अगले टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे अपन कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नेक्स्ट टॉपिक। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिस्कस करा है आपसे कि लीनियरली हो सकता है, किसी लेंथ वाइज, जैसे कि कोई वायर के ऊपर हो सकता है तो वो लीनियरली बात होती है। 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है। 2D मतलब सरफेस पे और 3D मतलब किसी वॉल्यूम एलिमेंट पे, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों रहती है, 3 एक्सिस यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन इसमें लिखेंगे द continuous distribution of charges may be one dimensional, comma, two dimensional, and 3 dimensional। ठीक है, 1D 2D 3D किसी में भी हो सकता है। Accordingly the distribution of charges is, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखने अपन को कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो आपका आ रहा है यहाँ पे, उसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो या चार्ज डेंसिटी लिख लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको जो डिनोट करा जाता है वो आप लिख लीजिए लैम्बडा। याद रखिए लैम्बडा से डिनोट करते हैं, बहुत काम आने वाला आगे जाके ये, वहां पे मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा बस, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेन कर रहा हूँ इस चीज को लीनियरली। जैसे कि मैंने सपोज कर लो कि मैंने एक रॉड ले ली है, इसकी सर्टेन लेंथ है, इसकी लेंथ बोल देता हूं मैं, यहां से आता कैपिटल एल लेंथ है इसकी, और इस पे जो चार्ज जो है वो अपना प्लस 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 क्यू इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है इसको कि चार्ज पर यूनिट लेंथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ में जितना होगा उसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इसके फॉर्मूले से मैं बात क्लियर कर दूंगा। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ा सा छोटा करा है मैंने इसको, तो आप इतना छोटा लिखोगे सफिशिएंट है। फॉर्मूला याद रखना है आपको मेन तो, व्हेन चार्ज इज distributed देखिए when charge is distributed along a line, ठीक है, लेंथ वाइज भी लिख सकते हैं, along a line the charge distribution called the charge distribution when charge is distributed along a line, the charge distribution called कौन सा, the charge distribution is called linear charge density। ठीक है, it is denoted by लैम्बडा। कैसे डिनोट करते हैं इसको, लैम्बडा से, याद रखिए। और इसका जो फॉर्मूला है मैं ऊपर लिख देता हूँ, वहां पर उससे आपको समझाया जाएगा इसको।
इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो आपको ध्यान देना है, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखिए। क्या बोल रहा है कि यूनिट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो लेंथ वाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा से। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट की बात कर लें, इट्स एसआई यूनिट इज, क्या हो जाएगा इसका, चार्ज का यूनिट पता है आपको, कूलाम होता है, और लेंथ का होता है मीटर, तो कूलाम पर मीटर, ये इसका यूनिट है, आपको ध्यान दीजिए। सेकंड पे आते हैं, सेकंड टॉपिक, सेकंड जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको जो डिनोट करा जाता है कांस्टेंट सिग्मा से करा जाता है, याद रखिए, ठीक है, आदत में रख लीजिए, इसको काम आने वाला है ये। इससे रिलेटेड आपके डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बिल्कुल सेम की सेम डेफिनेशन लिखनी है जैसा इसमें लिखा हुआ उस तरीके से लिखनी है, बस ये सरफेस का आ गया, यहाँ पे लाइन की जगह क्या आ जाएगा आपका, सरफेस आ जाएगा। तो लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, व्हेन चार्ज, इसका डायग्राम भी बना देते हैं, डायग्राम आप बना दीजिए, डायग्राम कोई भी सरफेस कोई भी शेप चलेगा, ये आपने डायग्राम बना लिया। इस पे अपन कुछ चार्जेस बना देते हैं जो यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये प्लस चार्ज बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं, ये क्यू चार्ज है, और इसका एरिया कैपिटल ए से बता रहे हैं, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस। तो यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, व्हेन चार्ज इज distributed over, when charge is distributed over a surface, the charge distribution, the charge distribution is called surface charge density। क्या बोलेंगे इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे इसको, सिग्मा, आड़ा 6 सिग्मा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। देखिए ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स ऐसा यूनिट इज, इस फॉर्मूले को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिए इसको, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल सेम का सेम है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया ऑफ अ सरफेस, या फिर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर इसे बोल सकते हैं मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका यूनिट भी ध्यान रखिए और इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके बाद एक और आपका है थर्ड वाला, नोट करते जाइए आप। थर्ड जो आपका है वो आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं अपन रो से, जानते हैं आप इसको, रो को, रो। तो यहाँ पे जैसे कि अपन एक कंसिडर कर लेते हैं, अपन एक स्फेरिकल बॉल, एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं,
ये आपका एक स्फीयर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सर्टेन चार्ज अपने पास क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो वॉल्यूम है वो अपने पास कितना है, कैपिटल वी। ये आपका वॉल्यूम कितना है, इसका पूरे का वॉल्यूम कैपिटल वी। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम के ऊपर जो होगा उसको क्या बोल देंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। तो सेम टाइप से इसका डेफिनेशन लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, व्हेन, सेम क्या सेम उस टाइप से आप लिख सकते हो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड when charge is distributed over the volume, कहाँ पे, over the volume of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे, it is called क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या बोल देंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो, ये सिंबल है रो। और इसका जो फॉर्मूला हो जाना है वो क्या हो जाएगा, देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट सरफेस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर सेशन पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसको आप नोट भी करते रहिए। थैंक यू।